जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते एग्जामपुर के द्वारा जो 7 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी, यानी 7 सेट लॉन्च किए गए थे, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं 3 सेट आपको करा चुका हूँ, आज का ये चौथा सेट है। तो इस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और पूरा सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये सातों सेट पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सातों सेट आपको मात्र 2 दिन के अंदर आपको कराने वाले, क्योंकि आपका एग्जाम है 23 अगस्त 2024 से शुरू होने वाला। उससे पहले अगर सातों सेटों को लगा लेते हैं तो इस बार आप अच्छा स्कोर करके आओगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस और हिंदी आपको इस सेट के माध्यम में मिलने वाले। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो 141वां प्रश्न आपके सामने जीके जीएस का है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो कौन सा है, तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र वो है महासागरीय है, यानी 41 का सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने, जिब्राल्टर संधि निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है जिब्राल्टर संधि, तो ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। 42 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तो अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि जुते हुए खेत के साज किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से मिले हुए हैं जुते खेत के साज, तो ये कालीबंगा मिले हुए हैं। 44 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने, सबसे अधिक द्रव्यमान निम्नलिखित में से किस ग्रह का है। तो सबसे अधिक किसका है द्रव्यमान, तो ये बृहस्पति ग्रह का है। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो किसे मिला है, तो वर्ष 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य व गीतकार गुलजार, इन दोनों लोगों को मिला है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 47वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर के बहती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है वो 28 जिलों से होकर के बहती है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये 22 भाषाएं ही 8वीं अनुसूची में शामिल है। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के द्वितीय चेयरपर्सन कौन थे। तो कौन थे, तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो द्वितीय चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस एच के सेमा, यानी 49 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना को नागास्त्र 1 की पहली खेप प्राप्त हुई, यह निम्नलिखित में से क्या है। तो नागास्त्र क्या है, तो यह एक है स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 52 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, तो नेपाल से बरेली की सीमा नहीं लगती है, बाकी के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर की लगती है। 53 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल है ये यूनाइटेड किंगडम में है। 54 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो रेड क्रॉस संस्था का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। 55 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत में यात्रा की थी। तो किसने की थी, तो ह्वेन ने की थी। 56 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी की स्थानांतरण का आदेश किस सुल्तान ने दिया था। तो किसने दिया था, तो ये आदेश दिया था
सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने 57 का जो गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था, ये जो आदेश दिया था वो दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, 57 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन नहीं। 58वां प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 1919 में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी को। 58 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, ये आपको बताना। 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव और फिर बेबेल योजना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न कि अंधा युग के लेखक हैं, तो किसने लिखा है अंधा युग? तो इसके जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा है? तो इनमें से जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन है, यानी 61 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, 62 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में। 63 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो कौन से भाग में है? तो निर्वाचन आयोग की जो चर्चा है वो संविधान के 15वें भाग में है। 64 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो यार वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 65वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 65 का आंसर आपको देना है। तो ये है अनुच्छेद 30 में बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो कहाँ पर लागू नहीं होती छठी अनुसूची, ये आपको बताना है। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मणिपुर में नहीं होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक है मनु भाकर ने जीता था। 67 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि मार्च 2024 में संपन्न युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 में भारतीय नौसेना के अलावा किन दो देशों की नौसेना ने हिस्सा लिया था? दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग है ये देख लीजिएगा। तो किसने हिस्सा लिया था? 68 का आंसर आपको देना है। तो ये हिस्सा लिया था भारत के अलावा मोजाम्बिक और तंजानिया देशों ने की नौसेना ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है महोबा। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न कि बाण गंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बाण गंगा महोत्सव का जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। 70 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया था? तो कब किया था? तो ये दूसरा परीक्षण किया था 11 मई 1998 में। 71 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा की कीमत रुपए में सर्वाधिक है? तो किसकी है? तो ये आपको बताना 72 का। तो ब्रिटिश पाउंड की सर्वाधिक मुद्रा मतलब है सर्वाधिक कीमत है मुद्रा की रुपए में। 72 का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है कि गंगा सागर मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? तो गंगा सागर मेला ये भारत के पश्चिम बंगाल में लगता है। 73 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है? तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 226 है। 74 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकती हैं। 75 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है आपके सामने किसी तारे के रंग से पता चलता है?
बताओ क्या पता चलता है किसी तारीख रंग से 76 का आंसर आपको देना है, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। तो ये चलता है ताप का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो कहाँ पर होती है, तो सबसे कम वार्षिक वर्षा है ये लेह में होती है। 77 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो किसको कहते हैं दक्षिण की गंगा, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहती हैं। 78 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जीके जीएस के जो 38 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दी। अब आपके लिए कराता हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, अब आपके सामने हिंदी शुरू हो जाती है। हिंदी प्रश्न संख्या 98 से। तो निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। फटाफट से 98 का आंसर तक, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पीपल, पीपर ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। 98 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न है कि अपने आप में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अपने आप में निजवाचक सर्वनाम है। 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है कि समश्रुति भिन्नार्थक युग्म परावत परावर का सही अर्थ क्या है। बताओ इसका सही अर्थ क्या है। तो परावर्त का अर्थ होता है कबूतर और परावर का अर्थ होता है समुद्र, यानी 100 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से महाप्राण समूह की पहचान कीजिएगा। बताओ इनमें से किसमें महाप्राण व्यंजन है, ये आपको बताना। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो का कबूतर, झाझंडा और दादनों ये महाप्राण व्यंजन है। 101 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलेगा। 102वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निर्नुनासिक व्यंजन की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किसमें निर्नुनासिक व्यंजन है। 102 का राइट आंसर, तो ये टमाटर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ एक, तो आओ या एक क्या है, 103 का आंसर आपको बताना। तो यह अर्ध विवृत स्वर है। 103 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक आर्थक शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ एक आर्थक शब्द क्या हो जाएगा। 104 का आंसर, तो ये पृथ्वी हो जाएगा। 104 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है अदालत किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो अदालत कौन सी भाषा से लिया गया, तो अदालत यह अरबी भाषा से लिया गया। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है जंगल का पर्यायवाची, तो गाराद ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। 106 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो किसमें लगा तद्धित प्रत्यय, ये आपको बताना। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो मानवता में है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 108वां प्रश्न आपके सामने कि माला फेर से जो गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। 108 में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको चिन्ह दिए गए विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना। 109 का राइट आंसर, इस चिन्ह को कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है आपके सामने कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्ति में विद्यमान रस का स्थायी भाव बताना। तो यहाँ पर रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रस का स्थायी भाव है वो आश्चर्य है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि 111 प्रश्न है कि दोहा एक प्रकार का है। तो बताओ दोहा एक प्रकार का क्या है। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 113 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिएगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा इनमें संयुक्त वाक्य। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। 113 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 114वां प्रश्न आपके सामने सदव्रत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा दुव्रत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है कि दानवीर में कौन सा समास है।
तो दानवीर में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। 115 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है आपके सामने, संहार में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग? तो संहार जो शब्द है इसमें जो लगा है वो लगा है सम उपसर्ग। 116 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 117वां प्रश्न है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती। 117 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है कि यथेष्ट किस प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय है? तो यथेष्ट यह एक है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। 118 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो ये आपको बताना। तो एकत्र ये जो वर्तनी है वो अशुद्ध लिखी है। ये ऑप्शन है 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल वाले वाक्य की पहचान कीजिएगा। बताओ इनमें से कौन सा पूर्ण भूतकाल है? 120 का आंसर आपको देना है। तो दादाजी सो चुके थे, यह पूर्ण भूतकाल है। 120 का डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 121वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किस में अकर्मक क्रिया है? 121 का आंसर आपको देना है। तो गिर पड़ना इसमें अकर्मक क्रिया है। 121 का सी ऑप्शन। 122 में कि धूप में चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। 122 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न है आपके सामने कि वांदा था विदु को किसने इन काले जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। 123 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 124 है कि सूर्य का स्त्रीलिंग बताइए। तो बताओ क्या हो जाएगा सूर्य का स्त्रीलिंग? तो ये हो जाएगा सूर्या। सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 125वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इनमें से एक रचना है वो सूरदास ने नहीं की है, वो कौन सी? 125 का आंसर आपको बताना है। तो सूर साहित्य ये रचना है वो सूरदास की नहीं है। 125 का बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 126 में कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो कौन से अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 126 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 127वां प्रश्न कीर्ति पताका की रचना किसने की? तो किसने की थी कीर्ति पताका की रचना? तो इसकी रचना की थी विद्यापति ने। 127 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 128वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिएगा। बताओ इनमें से कौन सा शुद्ध है? ये आपको बताना है। 128 का राइट आंसर क्या होगा? उसकी समझ में तो आता नहीं, जिसमें शुद्ध ये शुद्ध वाक्य है, यानी 128 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 129वां प्रश्न है कि मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है? तो बताइए किसकी रचना है? मैं वक्त के हूँ सामने। तो ये जो रचना है वो गिरिजा कुमार माथुर की है। 129 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे मिला था? 130 का आंसर आपको देना है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 ये गौरव पांडे को मिला है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 131 में है कि मनोज में कौन सी संधि है? तो कौन संधि का प्रयोग है वो मनोज में किया गया? तो मनोज में विसर्ग संधि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। निर्देश दिएगा 132 से लेकर के 136 तक गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। तो आप वीडियो को रोक करके गद्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिएगा आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा रोक लेकर के गद्यांश को पढ़ रखे होंगे और उसके बाद इसके आंसर आप लोग निरंतर मिलाते चलेंगे। ठीक है चलेगा। तो 132वां प्रश्न आ जाता है गद्यांश का। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिएगा। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? 132 का ये हो जाएगा वसंत का आगमन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 133वां प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त तिरोहित से क्या आशा है? तो क्या आशा है तिरोहित से? बताओ। तो समाप्त होना है 133 का ए ऑप्शन। 134वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्ष और लताओं के अंग में कैसे यौवन की मादकता छा गई है? तो कैसी छा गई है? 134 का आंसर आपको देना है। इसमें छा गई है नवीन पत्तियों के निकलने से
134 का बी ऑप्शन। 135वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वसंत ऋतु में कौन सी फसल पकने लगती है? तो कौन सी फसल पकने लगती है? 135 का आंसर आपको देना है। तो गेहूं की फसल है तो बसंत ऋतु में पकने लगती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, लेखक के अनुसार वसंत आगमन पर किसका वर्णन असंभव है? तो किसका वर्णन असंभव है? तो वसंत के आगमन पर प्रकृति के रूप का वर्णन असंभव है। 136 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेटअप पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।